नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम हिंदी की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो मेरा नाम विजय है और आज हम हिंदी के बारे में बात करेंगे, मेनली हिंदी व्याकरण के बारे में। तो दोस्तों, आरएस मेंस में आपको पता है हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंस है और लगभग 120 मार्क्स की हमारी हिंदी आती है। इसमें जो हमारा मेन पोर्शन होता है वो होता है व्याकरण का। तो व्याकरण मतलब क्या? अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा वी प्लस आ प्लस करण। इसका मूल अर्थ होता है भली भांति समझना। तो अब हम भली भांति समझेंगे इन सब चीजों को। अगर हम व्याकरण को आगे हम डिवाइड करें तो इसमें तीन चीजें शामिल होती है। वर्ण विचार होता है, शब्द विचार होता है और वाक्य विचार होता है। देखो, सबसे छोटी जो इकाई होती है हिंदी में वो वर्ण होती है। इसको अक्षर भी बोलते हैं। अक्षर, क्षर, क्षर मतलब होता है नाश, यानी ए मतलब नहीं, यानी जिसका नाश नहीं किया जा सके या जिसको तोड़ा नहीं जा सके वो अक्षर कहलाता है। तो वर्ण और अक्षर एक ही बात है। उसके बाद में हम बात करेंगे शब्दों की, जिसके अंदर शब्द युग्म वगैरह हो गया, शब्द शुद्धि हो गया, ये हमारे सिलेबस में भी है। उसके अलावा वाक्य विचार में भी ये वाक्य शुद्धि हमारे सिलेबस में है। तो बेसिकली ये जो हिंदी व्याकरण है ये इन तीन भागों में विभाजित है, जिसको हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। इससे पहले हम अगर देखें तो जो हिंदी की व्याकरण की जो यात्रा है वो किस प्रकार रही है, अगर हम उसको समझे तो आप देखो कि हिंदी की जो यात्रा शुरू होती है वो 1676 से आरंभ होती है और धीरे धीरे ये इसके विकास का काल था, जिसमें पंडित श्रीलाल एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। उसके बाद इनके उत्थान का काल में अंबिका प्रसाद जी वाजपेयी, और 1920 से, हालांकि इसका हमारे सिलेबस से कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन एक हमारे को पता होना चाहिए कि हमारी जो हिंदी की व्याकरण है वो किस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ी थी। तो चलिए अभी बात करते हैं हम वर्ण या अक्षर। तो देखो, आपको सबसे पहले मैंने एक ही बात बताई थी कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसी को वर्ण या अक्षर बोलते हैं। अब वर्ण को अगर हम आगे विभाजित करें तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, आपको पता भी होगा। स्वर होते हैं और व्यंजन। एक स्वर होते हैं और एक व्यंजन होता है। तो स्वर कितने होते हैं? टोटल 11 होते हैं। और व्यंजन टोटल कितने होते हैं? 33 होते हैं। अभी हम देखेंगे। देखो, डायरेक्टली मैं हिंदी में सीधे अगर हम संधि पढ़ना शुरू कर दें तो वो एक सही प्रैक्टिस नहीं है। सबसे पहले हमें मूल चीजें पता होनी चाहिए। एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि क ख ग घ क्या होते हैं, ए आ ई क्या होते हैं, ये तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर की। तो स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व यानी कि छोटे और दीर्घ यानी कि बड़े। तो चार जो स्वर होते हैं वो छोटे होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, उ और री। ये जो चार जो स्वर होते हैं छोटे होते हैं। और दीर्घ जो होते हैं वो होते हैं आ, बड़ा ई, उ और ए आई ओ औ। ये जो सात हैं इनको बोलते हैं दीर्घ। इनमें मूल अंतर क्या होता है? इनको जो उच्चारण करने में जो समय लगता है ना, वो उसका मूल अंतर है। यानी इसमें 1:2 का रेशियो होता है। यानी अगर आपको ए बोलने में सपोज एक्स सेकंड लग रहे हैं तो आ बोलने में आपको 2x सेकंड लगेंगे। ये इसका मूल इसका अंतर होता है। तो चार हमारे ह्रस्व स्वर हो गए और सात हमारे दीर्घ स्वर हो गए। तो इस तरह से टोटल हमारे 11 स्वर होते हैं। आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें व्यंजन की, अब हम व्यंजन की बात करते हैं। तो दोस्तों, व्यंजन में तीन भागों में बांटते हैं इनको। स्पर्श व्यंजन जो 25 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन जो जिसमें य, रे, ले, व शामिल होते हैं, और ऊष्म। देखो, हिंदी बहुत ही साइंटिफिक भाषा है। ऊष्म मतलब क्या होता है? ऊष्मा। आप कभी भी ये शब्द से, षटकोण वाला से या स्लेट वाला से और है, अभी आप अपने मुंह के पास अगर आप ये हाथ रख करके और ये शब्द बोलेंगे तो आपको ऊष्मा लगेगा कि कुछ गरम गरम हवा भाप बाहर आ रही है। तो इसलिए इनको ऊष्म शब्द कहा जाता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजन जो 25 होते हैं। और 25 में 5 वर्ग अलग अलग होते हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त और प। क, च, ट, त, प वर्ग बोला जाता है इनको। इसके अंदर भी अलग अलग, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण कौन कौन सा होता है। तो क में आपको पता है क, ख, ग, घ और अण होते हैं। ऐसे च, छ, ज, झ, न, ट, ठ। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये मूलभूत चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। हालांकि ये सब चीजें से ये जो फर्स्ट जो स्तंभ होता है क, च, ट, त, प, इनको हम अघोष अल्प प्राण बोलते हैं। और जो ये दूसरा वर्ग होता है
इसको हम अघोष महाप्राण बोलते हैं। तो तीसरा वर्ग होता है इसको सघोष अल्प प्राण बोलते हैं, चौथे को सघोष महाप्राण बोलते हैं। तो इस तरह से इनका ये हमें ये सब चीजें देखो, ये चीजें हमें पता करने की इतनी आवश्यकता है नहीं, लेकिन हाँ बाकी चीजें हमें पता होनी चाहिए कि क वर्ग कौन। अगर मैं क वर्ग बोल रहा हूँ तो उसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि मैं क ख ग की बात कर रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ क वर्ग के प्रथम 3 वर्ण यानी क ख ग की बात हो रही है। अगर मैं बोलूँ त वर्ग के अंतिम 2 वर्ण तो ध और न की बात हो रही है। तो ये आपको बेसिकली तो हमारे 25 ये हो गए, 4 ये हो गए, 29 और 4 33। अब आपने ये भी शब्द देखे होंगे क्ष, त्र और ज्ञ, लेकिन ये जो होते हैं ये हमारे व्यंजनों के जो 33 व्यंजन है उसके भाग नहीं होते हैं। ये जो होते हैं इनको हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन, यानी इसमें एक से अधिक व्यंजनों की उपस्थिति होती है। जैसे जो क्ष बनता है वो क्रि प्लस षटकोण वाला आता स और ए। ऐसे जो त्रय बनता है उसमें आधा त आधा र और ए, ये 3 वर्ण होते हैं। इसी तरह से जो ज्ञ बनता है उसके अंदर ज न और ए होते हैं। जिस प्रकार से श्रय, एक श्रय शब्द भी आपने सुना होगा, श्रवण, श्रमण, इस तरह के जो शब्द होते हैं। तो इसमें षटकोण वाला जो सॉरी संकर वाला जो स होता है वो आधा होता है, आधा र होता है और आधा ए होता है, तो इसको श्रय बोलते हैं। अब जो ये व्यंजन होते हैं ये मुख के जिस भाग से बोले जाते हैं उसके हिसाब से इनके अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे कंठ है जो कंठ से बोले जाते हैं, तालव्य जो आपका तालु होता है जो जीभ के जो ऊपर, उसके बाद दंत जो जिसमें बोलते टाइम हमारी जो जीभ है वो दांत पे टच होती है। कुछ शब्द होते हैं जो होठ से बोले जाते हैं जैसे पे फे ब, अगर आप इनका उच्चारण करेंगे तो ये आपके होठ से बोले जाएंगे। कुछ जो शब्द होते हैं जैसे नासिक के होते हैं वो नासिक मतलब आपके नाक से आवाज आती है, जैसे जैसे अण न मैं, ये शब्द आप जब बोलते हैं तो ये आपके नाक से। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि शब्द कौन कौन से हैं, इतना डीप में हमें जाने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपकी थोड़ी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। एक आपको हमेशा, हम सबको ये कंफ्यूजन रहता है ये रे का, कि कौन सा आधा रे है, कौन सा पूरा रे है, कौन सा कहाँ पे आएगा। तो इसको एक बार देखते हैं। जैसे पर्व है, अब इस पर्व में आधा रे है कि पूरा रे है, तो हम इसको तोड़ के देखेंगे तब पता चलेगा कि इसमें कहाँ है। तो देखो पर्व, पर्व में प पूरा है, रे आधा है और व पूरा है। तो ये जो आधा रे होता है वो कभी भी नीचे नहीं रुकता है, वो ऊपर चला जाता है, तो ये व के ऊपर आ गया। उसी प्रकार से जो कर्म है, एक होता है क्रम, एक होता है कर्म। तो कर्म जो है जैसे जो अच्छे कर्म बुरे कर्म जो होते हैं उसमें जो क पूरा होता है, र आधा है तो फिर ऊपर चला जाएगा, और मैं, एक होता है क्रम। अब क्रम में आप ध्यान से अगर इसको शब्द को देखोगे क्रम, तो आप क को बहुत जल्दी बोल रहे हो, यानी इसके अंदर क आधा है, क्रम, र पूरा है और मैं पूरा है। तो ये जो र पूरा है ये कहाँ पे आ जाएगा, क के पास में आ जाएगा। ठीक वैसे जैसे हम बोलते हैं ट्रक, तो ट्रक में भी ट आधा होता है और र पूरा होता है। एक शब्द होता है दरिद्र, दरिद्र में आप देखो जो द रे दरी, फिर ये जो द के नीचे रे है, ये जो है ये पूरा रे है। तो आप ये समझो कि अगर जैसे ये द है, द ऐसे लिखते हैं हम, और ये जो रे है ये हमेशा पूरा रे होता है। इस बात को आपको समझना। जैसे गृह होता है, जैसे गृह प्रवेश होता है किसी का, तो उसमें जो होता है ग आधा होता है, और ये री से ऋषि वाला जो री होता है, ये जो नीचे इस तरह से लगता है वो री से ऋषि वाला जो होता है वो होता है। इसी प्रकार से दो एक चीज आपने देखा होगा, ये रू ऊ जो होता है रे के साथ जब ऊ लगाते हैं, तो अगर छोटा ऊ है तो हम मात्रा लगाते हैं इस प्रकार से, और अगर बड़ा है तो हम यहाँ पे ये गोल करके और फिर इस प्रकार से। तो ये हो गया छोटा रू और ये हो गया बड़ा रू। तो ये थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी। अब हम आते हैं हमारे पहले टॉपिक पे जो 6 नंबर का आता है आरएएस मेंस के सिलेबस में, और संधि। संधि का मतलब क्या होता है? संधि का अगर हम मूल रूप से समझे तो संधि का मतलब होता है कि किसी भी शब्द में अगर दो शब्द पास पास में आए और उनके आपस में पास में आने से अगर उस नए शब्द में विकार उत्पन्न हो जाता है तो उसको संधि कहते हैं। तो संधि को अगर हम आगे वर्गीकृत करें तो 3 प्रकार की संधि होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में दोनों साइड में स्वर ही होंगे, ये स्वर संधि की बात है। और उसके बाद में अगर हम व्यंजन संधि देखें तो एक साइड में स्वर होगा, एक साइड में व्यंजन होगा। ये उल्टा भी हो सकता है, इधर व्यंजन होगा इधर स्वर, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों साइड में ही व्यंजन हो। और तीसरा हम बात करेंगे विसर्ग संधि, जिसमें एक साइड में विसर्ग होगा कंपलसरी और दूसरे साइड में स्वर या व्यंजन होगा। अब हम जो सबसे इंपॉर्टेंट संधि होती है वो है स्वर संधि। स्वर संधि मैंने आपको अभी बताया
कि कितने दोनों साइड में इसमें स्वर होंगे। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी पहली संधि की, स्वर संधि की। ये कुछ चिन्ह है, इनको हम बाद में देखेंगे बीच में कहीं। तो चलो बात करते हैं हम। तो सबसे पहले जो स्वर संधि में जो पहली संधि होती है उसको बोलते हैं हम दीर्घ संधि। अब दोस्तों दीर्घ संधि के अलग अलग प्रकार हैं। अब दीर्घ संधि देखो, चार मैंने अभी आपको छोटे ह्रस्व स्वर बताए थे, ए, आ, ई और ई। अब एक चीज समझो आप, जो दीर्घ संधि होती है वो समान स्वर में होती है। यानी एक ए जो है वो या तो ऐसे मिलेगा या फिर किससे मिलेगा, ये आ से मिलेगा। इसी प्रकार से आ जो है वो या तो ऐसे मिलेगा या किससे मिलेगा, आ से मिलेगा। इसी प्रकार ई या तो किससे मेल करेगा, ई से, या फिर इस ई से। ठीक है, या तो इस ई से या इस ई से। इसी प्रकार से जो बड़ा ई है या तो ये छोटे ई से मिलेगा या फिर ये बड़े ई से मिलेगा। तो सबसे पहला जो हम उदाहरण लेते हैं, पहला उदाहरण हम लेते हैं ए प्लस ए। देखो पेन और कॉपी आपको हमेशा अपने पास में रखना है जब भी आप हिंदी की क्लास ले रहे हैं, नहीं तो हिंदी की क्लास का कोई मतलब नहीं है। तो नियम क्या कहता है कि जब ए और ए आपस में मेल करते हैं तो आ बनाते हैं। उदाहरण लेते हैं सबसे पहले हम, जैसे एक शब्द है मध्य प्लस अवधि। अब देखो यहाँ तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि हाँ यहाँ तो ए है, तो यहाँ का ए आ जाएगा इधर। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये। तो ये में अगर हम इसको मध्य, इस ये के नीचे हलंत मतलब हमने यहाँ से ए को निकाल लिया और ए को हमने कहाँ ले लिया, यहाँ पे ले लिया। तो अब ये ए प्लस ए, ये ए प्लस ए मेल करेंगे तो क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे। यानी क्या बनाएंगे, ये आ। तो ये क्या बन जाएगा आपका शब्द जो बन जाएगा, देखो अब मैं आधा ध, और ये जो ये था इसको ये आ मिल जाएगा पूरा, तो ये क्या आ जाएगा मध्या, और इधर क्या बचा था वधि। इस प्रकार से आपका जो शब्द बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, मध्यावधि। मैं जानता हूँ ये आपको बहुत ही सिंपल मैंने आपको उदाहरण लिया है, ठीक। अभी दूसरा उदाहरण लेते हैं हम। जैसे हम एक और उदाहरण ले, तो जैसे मान लो एक होता है धर्म, धर्म, इसमें हम ये रे वाला भी समझ लेंगे, प्लस अर्थ। एक्चुअली ये पेन की मुझे प्रैक्टिस नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी। तो देखो अब धर्म में को अगर, अब देखो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि ये रे आधा है या पूरा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ध, ये आधा रे, तो ये मैं, ठीक है, ये ऐसे है। और यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, ए निकाल लिया, प्लस यहाँ अर्थ में से क्या निकाल लिया मैंने, ए निकाल लिया। तो यहाँ पे क्या बच गया, रे और थे बच गया। तो देखो फिर ये रे ऊपर चला जाएगा ध, ये रे ऊपर चला गया मैं के ऊपर, और अभी ये ए आधा ही है, समझो बात को। अब ये ए और ए मिलकर के क्या बन जाएंगे, आ। और आगे क्या है हमारा, थे है, और थे के ऊपर रे है। देखो ये मैं इस आ को पास आएगा तो ये क्या बन जाएगा, ध, रे, और ये आ किसके पास आ जाएगा, माँ, धर्मार्थ। तो ये शब्द क्या बन जाएगा, धर्मार्थ शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार से और भी हम उदाहरण ले सकते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम, पीत, पी सॉरी, पेन की मुझे थोड़ी प्रैक्टिस नहीं है, पी ते, पीत प्लस अंबर। अंबर मतलब होता है वस्त्र, पीत मतलब पीले, पीले वस्त्र किसके होते हैं, तो भगवान जो कृष्ण है उनको पीत प्लस अंबर। अब क्या शब्द बनेगा, देखो ये पी तो आ जाएगा आपका पूरा, ये तय, और यहाँ से हमने क्या निकाल लिया। देखो कोई भी अगर आपको इस तरह से शब्द लिखा हुआ है तय, तो ये तय प्लस ये जो एक्चुअल में शब्द है वो ये है, ठीक है। तय को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, ए निकाल लिया, और अंबर का मैंने क्या ले लिया, ए ले लिया। तो ये दोनों बन गए, क्या बन गए, पी ता, ये ए और ए हो गए, आ हो गया ये, आ कहाँ पे चला गया, तय के पास, तो पीता, और यहाँ पे आधा आधा में ब, और रे, पीताम्बर। यानी ये क्या बन गया आपका, पीताम्बर शब्द बन गया। तो ये एक
छोटे से